नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आरएस इंटरव्यू के दृष्टिकोण से एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जहां पे हम लोग डेली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा उसका विश्लेषण करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अपना रूस यूक्रेन संघर्ष। हालांकि ये थोड़ा सा आउटडेटेड माना जा सकता है कि काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन फिर भी इसका एक पक्ष ये भी है कि इतने लंबे समय से अगर ये संघर्ष चल रहा है तो इसके बारे में पूछने की संभावना बनती है। तो आज हम बात करेंगे कि रूस यूक्रेन के बीच में क्या समस्या है, क्यों इतना लंबा चल गया ये, और अभी लेटेस्ट में क्या चीज़ें हैं जो कि चर्चा में हैं। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, अभी समाचार में क्यों है, तो रूस के द्वारा यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग ने परमाणु निरोध की सीमाओं को उजागर किया। यानी रूस के द्वारा यूक्रेन को ये धमकी दी गई कि वो उसके ऊपर परमाणु हथियारों से भी जो है अटैक कर सकता है। हालांकि ये एक धमकी मात्र थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से संघर्ष चल रहा है। कभी ये तेज़ हो जाता है तो कभी ये धीमा पड़ जाता है, और इसी तरह से ये चल रहा है। हालांकि रसिया ने बहुत सारे यूक्रेन के जो स्थल है उनके ऊपर क्या कर लिया है, अधिकार प्राप्त कर लिया है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है। प्रारंभ में जर्मनी ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता देने में हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि युद्धों को बढ़ने और रूसी प्राकृतिक गैस पर निर्भरता, आपको पता है कि नेचुरल गैस का और जो ईंधन का बहुत बड़ा स्रोत है रूस के पास में, तो इसलिए थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। भारत भी रूस से जो है कच्चे तेल का आयात करता है, तो ये एक चीज़ है जो रूस को आगे रखती है यूक्रेन से। दूसरी बात ये है कि जब यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ जब था, तो रूस और यूक्रेन एक ही संघ में थे, और रूस के बाद में सबसे मजबूत देश अगर कोई था तो वो यूक्रेन ही था। तो दोनों देश एक दूसरे को अभी भी अगर वो उस स्थिति से तुलना करते हैं तो अपने आप को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी समझते हैं, और यही कारण है कि ये जो लड़ाई है ये विचारधाराओं की लड़ाई भी है। ये केवल बॉर्डर्स की लड़ाई नहीं है बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई भी है। तो पूरी बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्रीमिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको याद होगा कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया को क्या कर लिया था, हथिया लिया था, इस पे अधिकार कर लिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी निंदा हुई इस चीज़ की, बहुत सारे रसिया के ऊपर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन रूस ने क्या कर लिया, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ही रूस की हिम्मत बढ़ी। ये आप जो देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर है ये किसका था, रूस और यूक्रेन का ये बॉर्डर है। और ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं यूक्रेन के, ये यूक्रेन की राजधानी यहाँ पर है कीव। तो इन पर भी जो है अभी रसिया ने क्या कर लिया है, अपनी डोमिनेंस स्थापित कर ली है। ठीक है, जैसे लुहांस्क हो गया, डोनेस्टेक हो गया, जैपोरिजिया हो गया, खरसान हो गया। तो इनके ऊपर भी अभी क्या कर रहा है, रसिया जो है अपनी डोमिनेटिंग पावर जो है वो दिखा रहा है और इन पर अधिकार प्राप्त कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि ये और भी आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दों की, टॉपिक्स की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, अगर इसकी पहले पृष्ठभूमि की बात करूं तो रूस यूक्रेन संघर्ष जो है 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर दिया, यानी कि फुल फ्लेज अटैक कर दिया था 24 फरवरी 2022 को। और इसके बाद में यूक्रेन ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त की। ये आपको पता है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो जितने भी सोवियत संघ के सदस्य थे वो सब अलग अलग देशों के रूप में स्थापित हो गए थे, तो उसमें यूक्रेन भी एक देश हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। रूस ने ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन को अपने भू राजनीतिक घेरे में बनाए रखने का प्रयास किया। यानी रूस ने, क्योंकि रूस पहली बात तो यूएसएसआर में दोनों एक साथ में थे, और उसके बाद में दोनों अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इसलिए रसिया चाहता था कि जो रूस है, जो यूक्रेन है, वो उसके राजनीतिक घेरे में बना रहे। उसके बाद 2014 में
पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टेक बेसिन में अलगाववादी विद्रोह शुरू हुआ, जो यूक्रेन का औद्योगिक हृदय स्थल है। तो ये जिस टाइम इन्होंने क्रीमिया पे अधिकार किया था रशिया ने, उसी टाइम वहाँ पर माना यह जाता है कि ये जो विद्रोह थे इसमें रशिया का भी सपोर्ट था, रशिया का भी हाथ था। तो रूस ने 2014 में फिर क्या कर लिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इससे उसको ब्लैक सी में रणनीतिक समुद्री लाभ प्राप्त हुआ, यानी जो काला सागर है वहाँ तक उसकी जो पहुँच है वो सुनिश्चित हो गई क्रीमिया पे अधिकार करने के कारण। अब है कि यूक्रेन का रूस के लिए क्या महत्व है। तो देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में सांस्कृतिक और भाषाई संबंध सदियों से रहे हैं, क्योंकि पहले तो दोनों एक ही देश थे जब यूएसएसआर था तब तो। उसके अलावा यूक्रेन सोवियत संघ में रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। तो रशिया जो है, जिस प्रकार पहले यूएसएसआर के डोमिनेंस थी, उसी डोमिनेंस को दोबारा अगर रशिया को स्थापित करना है तो उसके लिए उसको चाहिए कि यूक्रेन जैसे देश हैं वो हर स्थिति में उसके साथ में खड़े रहें। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और यही कारण हुआ बाद में संघर्ष का। उसके अलावा यूक्रेन में प्रमुख व्यावसायिक उद्योग, कारखाने और रक्षा उत्पादन मौजूद है। बहुत सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज है वो जब यूएसएसआर अलग हुआ तो यूक्रेन में ही रह गई थी, इसलिए यूक्रेन जो है रक्षा उत्पादन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी एक कारण है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन पे उसका डोमिनेंस स्थापित हो। उसके अलावा यूक्रेन रूस को ब्लैक सी तक पहुँच और भूमध्य सागर तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो व्यापार और सैन्य रणनीति दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले तो रशिया ने यही कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके से प्यार प्रेम से जो है यूक्रेन के साथ में अपने संबंधों को मजबूत किया जा सके, लेकिन यूक्रेन क्या था, यूक्रेन की पश्चिमी देशों के साथ में नज़दीकियाँ ज़्यादा थी और वो नाटो में शामिल होने का प्रयास कर रहा था। और यही कारण रहा कि दोनों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि रशिया कोई भी स्थिति में ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और उसके गले का नासूर बने। आगे बढ़ते हैं। अब रूस जो है इतना आक्रामक क्यों है, बार बार अटैक क्यों कर रहा है? तो रूस की आक्रामकता के कुछ अलग अलग कारण हैं जिनको हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक कारण को अगर हम समझने का प्रयास करें तो रूस ने यूक्रेन की EAEC यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी सदस्यता की मांग की थी, जो 2015 में बनी एक फ्री ट्रेड ट्रीटी है। ठीक है, रूस चाहता था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन EAEC का सदस्य बन जाए और रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन यूक्रेन ने ये नहीं माना। दूसरा, यूक्रेन के बड़े बाजार, कृषि उत्पादन और औद्योगिक क्षमता के बावजूद सदस्यता लेने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो आर्थिक कारण तो ये रहा रूस के नाराज़ होने का कि भाई यूक्रेन ने EAEC में शामिल होने से मना कर दिया। अगर हम बात करें भू राजनीतिक और रणनीतिक कारकों की, तो रूस नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ठीक है, अगर आप मैप में समझेंगे तो अगर नाटो यूक्रेन तक पहुंच जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया। इसलिए यूक्रेन एक तरीके से बफर स्टेट के बीच में है, नाटो और रशिया के बीच में। और रशिया कोई भी स्थिति में ये नहीं चाहता कि ये जो बीच में बफर स्टेट है यूक्रेन के रूप में, यहाँ पर भी नाटो की शक्तियाँ हैं जो बढ़ जाए। इसलिए उसने तीव्र विरोध किया यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का। उसके अलावा नाटो पोलैंड और चेक गणराज्य में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की योजना बना रहा है। और इससे क्या होगा कि क्योंकि ये भी ऑलरेडी रशिया के बॉर्डर के पास में ही है दोनों देश, तो इससे क्या होगा, रशिया के लिए रक्षा की दृष्टि से एक चुनौती पैदा हो सकती है। तो ये एक भू राजनीतिक और रणनीतिक कारण था कि रूस इतना आक्रामक था। अब बात करते हैं नाटो की, तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1949 में 12 सदस्यों के साथ में हुई थी और वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये रूस से सटे हुए वो क्षेत्र हैं या वो देश हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं। इसके अलावा हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जो पहले यूएसएसआर में हुआ करते थे, किस में हुआ करते थे, यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, वो भी किस में शामिल है, नाटो में शामिल हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है रशिया के सामने। नाटो का विस्तार
रूस के लिए यूक्रेन की सदस्यता संबंधी प्रमुख चिंता है। तो सबसे बड़ी चिंता रशिया की यही है कि अगर यूक्रेन ऑफिशियली अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए ये हमेशा के लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। तो ये थी बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ क्या है, देखो रूस ने क्या किया है, यूक्रेन की सीमा पर कितने सैनिकों को तैनात कर रखा है, लगभग 1 लाख। और रूस चाहता क्या है, रूस की मांग क्या है, रूस चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया सहित नाटो के विस्तार पर प्रतिबंध हो। सीधी सी बात है कि वो नाटो का विस्तार रूस यूक्रेन की तरफ नहीं चाहता। दूसरा चाहता है कि नाटो सैन्य तैनाती को 1990 के स्तर पर वापस ले जाए, यानी नाटो 1990 में जिस स्थिति में था सैन्य स्थिति में वापस उसी स्थिति तक वापस अपने आप को पीछे ले जाए। ये रशिया की डिमांड है। और रूस के पास मध्यम श्रेणी की मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध, यानी रूस के बॉर्डर के आसपास जो मीडियम रेंज की मिसाइल्स हैं जिनसे रशिया पर अटैक संभव है उनको वहाँ पर नहीं लगाया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये किसकी डिमांड है, रशिया की डिमांड है। और क्या डिमांड है कि नाटो के यूक्रेन और पूर्व सोवियत राज्यों के साथ सैन्य सहयोग को क्या करना, सीमित करना। यानी कि रूस चाहता है कि यूक्रेन और जो दूसरे पहले वाले जो देश थे, अभी मैंने बताया जो वारसा एक्ट के तहत यूएसएसआर में जुड़े हुए थे, उनसे जो है सीमित संबंध रखे कौन, नाटो। ये डिमांड थी रशिया की। और पश्चिम का उत्तर क्या था इसके लिए, पश्चिम का उत्तर ये था, अमेरिका बोलता है कि नाटो की ओपन डोर नीति है उसको हम बनाए रखेंगे और नए सदस्यों को जो शामिल करना हम लोग जारी रखेंगे। कोई भी अगर आकर के नाटो में शामिल होना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। ये जवाब है पश्चिमी देशों का, किसको, रशिया को। और यही कारण है संघर्ष का, क्योंकि देखो रशिया कुछ और चाहता है, पश्चिमी देश कुछ और चाहते हैं। अमेरिका यूक्रेन को प्रशिक्षण और हथियार प्रदान करता है। ये जग जाहिर बात है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन के पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे ना इतने हथियार थे। तो जो है मदद कौन कर रहा है, पश्चिमी देश और अमेरिका इसमें मदद कर रहा है। उसके अलावा जर्मनी ने एक चेतावनी दी है कि यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से इन्होंने एक काफ़ी लगभग 1200-1300 किलोमीटर लंबी, इतनी लंबी एक गैस पाइपलाइन है। कौन सी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। किस किस के बीच में, ये है आपकी जर्मनी और रशिया के बीच में। तो ये बोल रहा है कि ये पाइपलाइन ऑलरेडी बन चुकी है। तो जर्मनी का कहना है कि इसके ऊपर भी हम लोग रोक लगा सकते हैं अगर रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कुछ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। तो मुद्दा आप समझ गए कि क्यों इतनी लंबी ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक नहीं एक से अधिक हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन और नाटो एक साइड में है, वहीं रशिया के हित एक तरफ हैं। ठीक है, अमेरिका की इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी कारण से ये जो संघर्ष है ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। और लगभग ये मान लीजिए आप 2022 फरवरी में शुरू हुआ है तो लगभग फरवरी जब आएगा दोबारा तो 4 साल इसको पूरे हो जाएंगे। तो ये इतनी जो लंबी लड़ाई है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो जो यूक्रेन के जो नागरिक है उनको हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हताहत हुए हैं और वहाँ पर बेसिक नीड्स की भी बहुत दिक्कत हो गई है। मतलब जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो भी अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत का इससे क्या लेना देना है, क्या भारत के संबंधों पर या भारत के कूट रणनीति पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं, भारत पर पश्चिम और रूस के बीच में चयन करने का दबाव हमेशा बना रहता है। यूएसए हमेशा चाहता है कि भारत रशिया से अपने संबंधों को सीमित करे, लेकिन चूंकि रशिया भारत का बहुत लंबे समय से साथी रहा है और मुसीबत का साथी रहा है, इसलिए भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहता। दूसरा, सैन्य जो सप्लाई है या जो भी आप अपना जितनी जहाज़ वगैरह की आपूर्ति है, फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह, तो उन सब के मामले में हमारे और रशिया के बीच में बहुत लंबे समय से और बहुत बड़े स्तर पर जो है निर्यात रशिया से किया जा रहा है भारत को। इसलिए भारत नहीं चाहेगा कि उसके संबंध रूस से खराब हो। रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भारत के रणनीतिक हितों के अनुरूप है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूएसए एक मौकाप्रस्त देश है
वो जैसे उसकी आवश्यकता पूरी होगी वो भारत से दूरी बना लेगा और फिर एक बार पाकिस्तान से अपने संबंधों को मजबूत कर लेगा। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उस पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उसको अमेरिका के द्वारा इनवाइट किया गया। तो यूएसए एक रिलायबल दोस्त नहीं है, रशिया एक रिलायबल दोस्त है। उसके बाद S-400 जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था उसके कारण भारत पर जो एक यूएसए के द्वारा एक काट सा प्रतिबंधों का संभावित खतरा है। काट सा ये है कि जो भी लोग अमेरिका के दुश्मनों से या जिनके साथ अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं है उनसे अगर कुछ भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर अमेरिका क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। इस तरह का ये एक काट सा एग्रीमेंट है। उसके अलावा रूस और चीन संबंधों में सुधार। अब एक इसका पहलू ये भी है कि चूंकि भारत और चीन प्रतिद्वंदी है और रूस और चीन की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है उसने भी ज़रूर भारत को रणनीतिक स्थिति को मतलब प्रभावित किया है और भारत को सोचने पर मजबूर किया है कि अब भारत क्या एक्शन ले। इसके अलावा रशिया में भारत के बहुत सारे प्रवासी और छात्रों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो हैं वो रशिया में रह रहे हैं। ठीक है, अब है भारत की स्थिति। ये तो प्रभाव हो गया, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने क्या किया है, भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। भारत ने बोला है कि भाई ये लड़ाई आप ख़त्म करो। जब हमारे यहाँ G20 हुआ उसके दौरान भी भारत ने बड़ी मजबूती से इस बात को उठाया कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है ये समाप्त होना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि क्रीमिया के ऊपर जब कब्जा किया था रशिया ने तो भारत ने रूस की निंदा करने वाले यूएन मतों से परहेज किया था। यानी भारत ने तटस्थता बनाए रखी। जब क्रीमिया पर अधिकार कर लिया रशिया ने तो पूरे विश्व में उसकी बुराई हुई और यूएन में जब वोटिंग हुई तो भारत उस वोटिंग से दूर रहा। यानी भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि जो रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार किया है वो सही है, क्योंकि हमारे संबंध इनसे अच्छे थे। उसके अलावा भारत तटस्थता बनाए रखता है और 2014 के बाद की स्थिति के अनुसार यूक्रेन की नीति को अपनाता है। जो है भारत चाहता है कि जो यथा स्थिति बनी रहे, 2014 के बाद की जो स्थिति है रूस और यूक्रेन के बीच में वो इस तरह से बनी रहे, हम इसके समर्थक हैं। तो ये बात हो गई। अब है कुछ भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं बता ही दिया आपको। यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वो रूस से, बेलारूस से, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा से लगती है। जो क्रीमिया प्रायद्वीप है वो ब्लैक सी में स्थित था और रणनीतिक रूप से बहुत अच्छी कीमती जगह थी जिसको रूस ने 2014 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये चीज़ है। और ब्लैक सी तक अगर रशिया को पहुंचना है तो यूक्रेन के साथ में उसको संबंध अच्छे बनाने होंगे। तो ये चीज़ थी। अब हम लोग इस चीज़ को समराइज करेंगे कि भाई ये जो 2 साल 3 साल से संघर्ष चल रहा है आप इसको आगे किस तरह से देखते हैं, आगे क्या संभावनाएं हैं। क्या ये लड़ाई और तेज होगी या पूरी तरह से जो है रशिया यूक्रेन पे अधिकार कर लेगा या यूक्रेन नाटो की सदस्यता ग्रहण कर लेगा और आमने सामने की लड़ाई होगी नाटो वर्सेज रशिया। तो बात करते हैं आगे की राह क्या है। तो सबसे पहले सैन्य स्थिति की देखें तो सैन्य रूप से देखो रूस का है, रूस की बढ़त है इस पूरे मामले में। क्या है, रूस की बढ़त है। रूस पूर्वी यूक्रेन के, देखो मैं आपको दिखाया था मैप में भी, डोनस्टेक और लुसांग क्षेत्र में लगातार क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं यूक्रेन और रूस के बीच में उन पर रूस की बढ़त है। यूक्रेन के सामने चुनौतियां क्या क्या है, एक तो हथियारों की कमी है, दूसरा सैनिकों की थकान हो गई है। 2.5-3 साल तक, कितने लंबे टाइम तक सैनिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, 3 साल लगभग 4 साल हो जाएंगे फरवरी में। तो इतनी लंबी लड़ाई में सैनिकों में भी क्या आ गई है, थकान आ गई है। उसके अलावा पश्चिम से जो सहायता मिल रही थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। उन्होंने भी पीछे हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अब संभावित दिशा क्या है, किस साइड में जाएगी ये चीज़ें। तो युद्ध जो है लंबे समय तक लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट के रूप में जारी रह सकता है। लेकिन अगर हम सोचें कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और रशिया पूरी तरह से यूक्रेन पे अधिकार कर लेगा या यूक्रेन नाटो में शामिल होके और रशिया को तहस महस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। क्योंकि इतने लंबे समय तक ये जो संघर्ष चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है कि ये लो इंटेंसिटी पे चल रहा है।
अब बात करते हैं कूटनीतिक स्थिति क्या कहती है कि वार्ता की क्या संभावना है। दोनों देश अभी भी किसी सीधी वार्ता के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो रशिया और ना ही यूक्रेन बातचीत करने के मूड में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव भविष्य में सीज फायर नेगोशिएशन की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि आपस में तो वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन यूएनओ के द्वारा या और दूसरे देशों के द्वारा अगर दबाव बनाया जाता है तो सीज फायर की स्थिति बनाई जा सकती है, इसकी संभावना अधिक है। और 3 ऑप्शन है, देखो संभावित समाधान के 3 मॉडल हैं। पहला तो कोरियन मॉडल है, वो है डी फैक्टो बॉर्डर, लेकिन ये औपचारिक शांति नहीं है। क्यों नहीं है? डी फैक्टो मतलब कि आज की जो स्थिति है उसके अनुसार ही बॉर्डर मान लिया जाए, और जहाँ पर रशिया का अधिकार है उसको रशिया का मान लिया जाए, जहाँ पर यूक्रेन का अधिकार है उसको यूक्रेन को मान लिया जाए। लेकिन यूक्रेन किसी भी स्थिति में इस ऑप्शन को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा मॉडल है मिनास्क 3 मॉडल, जिसमें यह है कि कुछ सीमित स्वायत्ता दी जाए और सुरक्षा की गारंटी दी जाए। यानी जो यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पे अधिकार किया है उन वहाँ से पीछे हटे वापस रशिया, और कुछ और स्वायत्ता प्रदान करे और ये गारंटी दे कि आगे से इस तरह का हमला नहीं होगा। तीसरा है न्यूट्रलिटी मॉडल। न्यूट्रलिटी मॉडल ये है कि यूक्रेन बोल दे कि भाई मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम से वो क्या करे, सुरक्षा का आश्वासन ले कि मैं नाटो में तो शामिल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कल को रशिया मेरे पे अटैक करता है तो आप लोग मेरी सुरक्षा करेंगे। ये 3 मॉडल हैं जो संभावित समाधान के नज़र आते हैं। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन सा इसमें से परिणाम निकल सकता है। आर्थिक पहलू क्या है? आर्थिक पहलू ये है कि रूस के अगर दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिबंधों के बावजूद ऊर्जा, हथियार और साझेदार जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, इनके कारण आर्थिक रूप से जो है रशिया अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। अदरवाइज 3 साल तक युद्ध लड़ने के बाद अच्छे से अच्छा देश जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, लेकिन रशिया अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। उसके अलावा यूक्रेन की स्थिति देखें तो यूक्रेन की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, भारी आर्थिक नुकसान हो गया है, और जितना नुकसान हुआ है अगर उसका रिकंस्ट्रक्शन करें तो उसके लिए कम से कम $400 बिलियन की आवश्यकता यूक्रेन को होगी। और पश्चिमी सहायता पर जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है, और जितना लंबा युद्ध चलेगा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था उतनी ही कमज़ोर होगी, और इससे क्या होगा, फिर वार्ता की संभावना भी बढ़ेगी। भाई आपके लास्टली आप बिल्कुल हार ही जाओगे, सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे ठीक है भाई अब तुम्हारी जैसी मर्जी है वो कर लो। तो ये चीज़ें हैं जो, उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हम देखते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं फाइनली। पश्चिमी देशों की भूमिका की बात करूं अगर, तो यूएसए और यूरोप दोनों में वार फैटिक दिखाई दे रही है। यानी यूएसए और जो यूरोप है वो भी अब इस लड़ाई से क्या हो गए हैं, बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, और वो भी अब इसमें ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उसके अलावा हथियारों की सप्लाई भी धीमी हो गई है, और राजनीतिक समर्थन में भी अब विभाजन दिखाई देता है। कुछ देश जो हैं पश्चिमी देश वो अब रशिया के साथ खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यदि अमेरिका अपनी नीति को चेंज करता है तो युद्ध की दिशा बदल जाएगी। यानी अभी भी अमेरिका के हाथ में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और अमेरिका किसका पक्ष लेता है और किस स्तर पर पक्ष लेता है उस पर काफ़ी चीज़ें रूस यूक्रेन युद्ध की अभी भी डिपेंड करेगी। ग्लोबली अगर देखें तो जो खाद्य सुरक्षा है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि गेहूँ, मक्का और जो उर्वरक है उनके उत्पादन में रशिया और यूक्रेन दोनों काफ़ी अग्रणी देश हैं। उसके अलावा ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव, क्योंकि जो रशिया है वहाँ से बहुत सारा कच्चा तेल और ये सब चीज़ें आती हैं। अब नाटो वर्सेज रशियन का तनाव लंबे समय तक अगर बना रहेगा तो ये पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो है इससे मजबूत होगी। और भारत के लिए आगे का क्या रास्ता है, तो भारत को देखो संतुलित रुख अपनाए रखना चाहिए। रूस और पश्चिम दोनों के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं, और ऊर्जा आयात में चूंकि हम रशिया से ऊर्जा आयात में हमें लाभ की स्थिति में है, इसलिए हम इन चीज़ों को बनाए रखें। और यूक्रेन का अगर रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें भारत के लिए एक अवसर ढूंढा जा सकता है, और भारत ग्लोबल साउथ में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की संभावना भी यहाँ से हमें नज़र आती है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में जब आपसे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछा जाए तो इन सब तथ्यों के साथ में आप एक शानदार जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 15 मिनट का वीडियो है
ये आपको कुछ ना कुछ आपकी जो विजन है उसको क्लियर करेगा रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी अलग टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।